इम्पल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो आगे बढ़ा था, उसमें स्वराज पार्टी ने कुछ समय के लिए अपनी भूमिका निर्वहन की थी। स्वराज पार्टी के द्वारा विधानसभाओं में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य के उद्देश्यों को उजागर किया था। जनता के सामने बताया था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य है वो यहाँ पर आधिपत्य करना है, यहाँ साम्राज्य स्थापित बनाए रखना है, न कि यहाँ भारतवासियों को स्वतंत्रता देना। तो इस प्रकार इस स्वराज पार्टी के द्वारा यह आंदोलन आगे बढ़ाया गया। लेकिन स्वराज पार्टी में भी कुछ समय बाद में मतभेद हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। स्वराज पार्टी के जो कुछ सदस्य हैं वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बन जाते हैं, इसलिए यह जो मूवमेंट है ये अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर अनेक दबाव आने स्पष्ट हो गए थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो भारत की संवैधानिक समीक्षा के लिए यहाँ पर आता है कि भारतवासी किस स्तर पर शासन करने के लिए योग्य हैं, तो जब ये साइमन कमीशन यहाँ पर आता है और इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया जाता है, तब भारतवासियों ने, कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। इस साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान ही लाहौर में हम देखते हैं कि पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और कुछ समय के बाद में उनका निधन हो जाता है। साइमन कमीशन में जब किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था, भारतीयों को योग्य नहीं माना गया था, तो कांग्रेस ने इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए ब्रिटिश सरकार से कहा गया। साथ में भारत की जो संघीय व्यवस्था है, एक संघ होगा और उसमें 2 सदन होंगे। गवर्नर केवल संवैधानिक प्रधान तक ही सीमित रहेगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ चर्चा की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार की जो सिफारिशें हैं वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की जाती हैं। इसी दौरान 1929 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो लाहौर में संपन्न होता है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। लाहौर अधिवेशन में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव हैं वो पारित किए थे। इन ऐतिहासिक प्रस्तावों की यदि हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वह था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करना। इस कांग्रेस के अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने जो स्वराज्य का नारा दिया था उसका उद्देश्य केवल डोमिनियन स्टेट तक ही सीमित था, अधिराज्य तक ही सीमित था। लेकिन यहाँ तक आते आते कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का नारा है वो दे दिया जाता है। कांग्रेस ने अब जो आज़ादी का आंदोलन लड़ा जाने वाला था उसमें पूर्ण स्वराज्य को ही आगे रखकर अपना आंदोलन है वो छेड़ने का निश्चय किया। इसी अधिवेशन में नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी उनको भी निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस विधान की धारा 1 के स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता होगा। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गरम दल की तरफ से सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव
पारित नहीं हो सका, फलस्वरूप वामपंथी अधिवेशन से बाहर चले जाते हैं। मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के साथ गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा की ओर अग्रसर होता है। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री प्रस्ताव हैं वो लॉर्ड इरविन के सामने, जो भारत का वायसराय था, उसके सामने रखे थे। और ये 11 सूत्री जो प्रस्ताव हैं, इनमें यदि हम देखें तो बहुत अधिक मांगे नहीं थी, जैसे लगान की दर में 50% की कटौती, सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के वेतन में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पैसे की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध किया जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई किए जाए। इस प्रकार की मांगें हैं वो गांधी जी के द्वारा वायसराय के सामने रखी जाती हैं, लेकिन वायसराय ने इन मांगों को भी ठुकरा दिया। और जब इस प्रकार की मांगें ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार की जाती हैं, तब गांधी जी ने कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, जवाब में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और अब एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। और ये जो आंदोलन सविनय अवज्ञा के आंदोलन के नाम से जो चला था, इसकी शुरुआत है वह दांडी मार्च से हम देखते हैं वो होती है। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन में लगभग 558 किमी की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग करके यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने की तिथि 6 अप्रैल 1930 है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो यूं है कि नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया जाए, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाए, व्यापक हड़तालों और प्रदर्शनों का संयोजन करना, भू राजस्व लगान तथा अन्य करों की अदायगी भुगतान पर रोक लगाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में अपनी पूर्ण भागीदारी दर्ज की थी। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी। मालाबार में केलप्पन ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने कालीकट से पेनार तक की यात्रा की थी। उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में चला गया। असम के सिलट तथा बंगाल के नोआखाली में भी नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया जाता है। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम स्थापित किए गए। पश्चिमोत्तर प्रांत जो इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इस केंद्र में मुसलमानों के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वह महत्वपूर्ण था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक संगठन स्थापित हुआ था जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं, और उसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में यह आंदोलन आगे बढ़ता है। पश्चिमोत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 20 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। उत्तर पश्चिमी प्रांत में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर में भेजी थी, जहां पर गढ़वाल रेजिमेंट को आदेश दिया गया था कि वे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाएं। लेकिन इस दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया
और एक निर्णय के अंतर्गत इन्हें काले पानी की सज़ा है वो दी जाती है। मणिपुर के जनजातियों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गौडीनेलू के द्वारा किया जाता है। गौडीनेलू ने ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष किया, किंतु अंत में उसे गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। गौडीनेलू को इम्फाल जेल में रखा गया था। गौडीनेलू को नागालैंड की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली यह महिला सेनानी थी। जवाहरलाल नेहरू ने गौडीनेलू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। कर न अदायगी आंदोलन का शुभारंभ बिहार से हुआ था, क्योंकि वहाँ समुद्र तट न होने के कारण यह नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त नहीं था। बिहार के भागलपुर, मुंगेर, सारण जिले में कर न अदायगी आंदोलन काफ़ी सफल होता है। भागलपुर जिले का बिहपुर गांव इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गुजरात के खेड़ा, सूरत जिले तथा बारदोली में कर न अदायगी का आंदोलन भी चलाया जाता है। मध्य भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कड़े वन नियमों के विरुद्ध वन सत्याग्रह किया जाता है। असम में छात्रों ने कनिगम सर्कुलर के विरोध में एक शक्तिशाली आंदोलन है वो चलाया था। उत्तर प्रदेश में कर न दो, लगान न दो नामक आंदोलन चलाया गया और आगरा और रायबरेली इस आंदोलन के मुख्य केंद्र बन जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वानर सेना तथा लड़कियों ने माजरी सेना का गठन करके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी है वो निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने कुचलने का प्रयास किया। जून 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 5 मई 1930 तक आते आते गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई में मिल मजदूरों ने व्यापक उग्र प्रदर्शन किया। सरकार के दमन चक्र का सबसे भयानक रूप 21 मई 1930 को धरासना में देखने को मिला, जहां सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इमाम साहब तथा मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नमक कारखाने पर धावा बोलने के लिए बढ़ रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने लोहे की मूठ वाली लाठियों से उन्हें बर्बर तरीके से पिटाई की। धरासना के भयानक दृश्य का उल्लेख न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार मिलर ने इन शब्दों में किया है: संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। इस प्रकार यह अमेरिकी पत्रकार अपने जीवन के अनुभवों को, ब्रिटिश साम्राज्य की निरंकुशता को इस रूप में अपने शब्दों में पिरोपित करता है। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट के अधिकार देने की कोई चर्चा नहीं थी। इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय, MS डांगे ने गिरफ्तारियां दी। 9 जुलाई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने समझौतावादी रुख का संकेत देते हुए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया। इस उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल स्थानांतरित किया जाता है। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता का माहौल बनाने में तेज बहादुर सप्रू तथा MR जयकर ने मध्यस्थता कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को संपन्न होता है, इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौते की जो मुख्य शर्तें थी वो ये हैं कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो जाते हैं। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। उन सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिनके ऊपर हिंसा का आरोप न हो, उन्हें किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अफीम, शराब एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दे दी गई। समुद्र तटीय प्रदेशों में निःशुल्क नमक बनाने की छूट वो दी जाती है। जब ये समझौते की शर्तें गांधी इरविन
समझौते के तहत की जाती हैं। इसके बाद में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है, उस सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पर सांप्रदायिक समस्या का जो विवाद था उस पर गांधी जी सहमत नहीं थे और इसलिए यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है और गांधी जी वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और फिर आंदोलन गांधी जी के द्वारा रोक दिया जाता है।